अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब फ्रंट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। प्रोग्राम की एंकर पर्सन मोना आलम साहिबा ज़ाती वजूहात की बिना पर आइंदा चंद हफ्ते तक प्रोग्राम नहीं कर पाएंगी। उनकी अदम मौजूदगी में ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीट्स के हवाले से केस की समाअत हुई। इंतहाई अहम ये केस है जिस पर इंतहाई अहम जो रिमार्क्स हैं वो भी आज सामने आए। सबसे पहले हम आपको रिमार्क्स दिखाते हैं कि जजेस साहिबान की जानिब से क्या कहा गया आज की समाअत के दौरान। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आइनी काम किया है तो बताएं। जिसके जवाब में जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, उनके रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI को नाअहल करार दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नाअहली की बात ना हो तो क्या होगा। वकील सिकंदर बशीर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के बाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट गैर मौसर हो गए थे। जस्टिस अतर मिल्ला के रिमार्क से उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए भी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका तयन किया था, मगर बाद अज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें अलॉट ना करने का फैसला सामने आया। अटार्नी जनरल मंसूर एवान ने आज जवाब जो है जमा करवाया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से। उनका कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का स्टेटस क्लियर नहीं था जब ये सीट्स जो हैं ये रिजर्व सीट्स सियासी जमातों को दी गई। इस सूरत हाल में जस्टिस आयशा मलिक ने जो रिमार्क्स थे उनके रिमार्क्स में उनका कहना था इलेक्शन कमीशन 2022 और 2024 में एक ही मामले पर दो मुतजाद फैसले करने का कैसे मजाज हो सकता है। उन्होंने ये सवाल उठाया आज की समाअत के दौरान। और साथ साथ जो साबिक फाटा के कुछ MPs को सूबाई असम्बली में BAP यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी का कोई रुकन ना होने के बावजूद शमूलियत की, उनके जो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे उसकी मंजूरी दी गई थी। और पहले से इस हवाले से कोई फहरिस्त भी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी उनको नशिस्तें अलॉट की गई। इसके साथ साथ आज की समाअत में इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने जो जवाब दिया, उनका कहना था कि वो जो फ़ैसला था वो इलेक्शन कमीशन की जांच से किया गया, लेकिन हालिया फ़ैसला जो है वो पूरे कमीशन यानी जिसमें इलेक्शन कमीशन के तमाम जो मेंबरान हैं, जो सूबाई मेंबरान होते हैं, उनकी मौजूदगी में जो इजलास हुआ था उसमें ये फ़ैसला किया गया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा जो है लिखवाते हुए इलेक्शन 2018 में अलॉट की गई नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात पेश करने की हदायत की है। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत से पहले और बाद की नशिस्तों की तकसीम की जो तफसीलात हैं वो भी आज तलब की गई हैं। अदालत ने मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। ये इंतहाई अहम केस जो मुल्क की सियासी जो डायरेक्शन है उसका तयन करेगा। इसके साथ साथ आज हमने देखा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। हालिया बजट पर इकॉनमी के जो मामला है उस पर इज़हार ख्याल किया गया है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना पैनल आपको बताता चलो हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, सीनियर कानूनदान भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ जो दूसरी मेहमान है माइज़ा हमीद गुजर साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जबकि रज़ा हारून साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। बसरा साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आज जो जजेस के रिमार्क्स कुछ हमने भी बताए हैं, आपने भी डेफिनेटली उसको पूरा फॉलो किया होगा। ये रिमार्क्स देखकर क्या लग रहा है कि क्या फ़ैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि समाअत काफ़ी हो चुकी, लग रहा है कि बज़ाहिर कुछ टाइम में इसका फ़ैसला आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या उम्मीदें हैं कि क्या फ़ैसला होगा? देखिए, पहली बात तो ये है आदिल भाई कि ये जो इलेक्शन हुआ है, जिन हालात में हुआ है, जो कुछ तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ा है, 9 मई से ऑनवर्ड पाकिस्तान में इस वक्त ना तो कोई आइन है ना कानून है। मार्शल तो क्या, मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं। आप देख लीजिए कि जिस माशरे में जजेस गैर महफूज हैं, सहाफ़ियों के लिए काले कवानीन बन रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ का जनाजा निकाल दिया गया है। इमरान खान समेत जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं उन समेत सियासी कारकुनों को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का 1971 के बाद सबसे बड़ा डाका है 2024 इलेक्शन का। लेकिन इसके बावजूद अगर ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हमारे चूँकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं, ये तमाम चीज़ें जब माएँ बहनें बेटियाँ गैर महफूज हैं, एक एक सालों से जेलों में पड़ी हैं, तो मुझे बताइए कौन सा इंसाफ, कौन सा कानून, और सिर्फ टारगेट कौन है?
तहरीक इंसाफ और इमरान खान। लेकिन अल्लाह हक है, सच का अल्लाह है। आपने देख लीजिए, आपने पार्टी तोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, आपने कहा इमरान खान से हिस्ट्री, आपने जब कागजात जमा करवाने गए उन बंदों को उठा लिया, तजवीज़ के उठा लिए, आपने यहाँ पर उनके DCO, DPO, SHO तक सब लोग क्या कर रहे थे कि जी इमरान खान को वोट नहीं डालने देना, इमरान खान को कामयाब नहीं होने देना। और हद तो ये हुई कि जिस दिन हम लोग अपना निशान लेना था, अभी फैसला नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, हमें निशान अलॉट कर दिए गए आज़ाद। अब आपने कहा कि आपको क्या तवक्को है। मेरे भाई आदिल भाई, मैं बड़ा एक अदना सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं समझता हूँ कि बात वही होती है जो डंके की चोट पे कही जाए। हमारा बल्ले का निशान छीनने वाला मामला हो, हमारा इंट्रा पार्टी वाला इलेक्शन हो, हमारा आरोज का इस मामला हो, वो केसेस ना सिर्फ रातों रात लगे बल्कि उनके फैसले भी हमारे खिलाफ आए, जो हम समझते हैं क्योंकि फैसले आ चुके हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी थे। दूसरी तरफ देखें, 9 मई का मामला हो, उसके ऊपर हमारी दरख्वास्त मौजूद है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने 8 फरवरी के हवाले से धांधला हुआ, हमारी दरखास्तें मौजूद हैं। वो दरखास्तें तो नहीं लगी, आज तक नहीं लगी, लेकिन ये जब आप फैसला कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा तो मौका भी बड़ा सीधा है। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मेरे से आंखें छीन लें और कहें कि यार तुम्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा, तुम अंधे क्यों हो गए हो। अल्लाह मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है। आपने सारा कुछ करके देख लिया यार, किसको नहीं पता कि ये हम लोग जो शौकत बसरा आपके सामने बैठा है, मैं अगर 50,000 वोटों से जीत के आया तो मैं इमरान खान का सिपाही नहीं हूँ। लोगों ने तो इमरान खान को वोट दिए हैं। मेरी तो हैसियत शायद जितने हम लोग थे काउंसलर ना बन सकते जो। और देखें जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा, वो महमूद खान हो, जहांगीर, ये छोड़ने वालों की हम बात करेंगे आगे चलकर। जो लोग छोड़ कर गए हैं वो वापस आना चाह रहे हैं, फवाद साहब है, बाकी लोग। जी जी, एक फिक्रा नहीं, मैं और बात करने लगा हूँ। महमूद खान हो, आपके उस्मान बुजदार हो, परवेज खटक हो, किसका नाम लो, जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा वो MNA तो MP क्या, उनकी सियासत खत्म होगी। ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं। अगर हमें नहीं मिलती तो इससे बड़ा गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं होगा। मैं बतौर एक कानूनदान भी कह रहा हूं और बतौर एक माजिद साहिबा, ये देखिए जो सूरत हाल है, अगर बज़ाहिर जो लग रहे जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो मिले जुले रिमार्क्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा पुरुमीद भी दिखाई दे रही है, शायद इनकी फेवर में फैसला आ जाए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसको सस्पेंड भी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब अगर ये फैसला आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगी, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कोर्ट का फैसला कि हुकूमत का उससे ताल्लुक़ नहीं है। ये जो रोना धोना शोर शराबा मचाया हुआ है, ये पहले भी मचाते थे जब इलेक्शन से, जब मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते थे पिछली दफ़ा, उस वक्त इन्होंने धरने दिए थे। तो ये जो शोर शराबा है, आपको पता है कि वो जो धरने की सूरत में सामने आया था, उससे क्या जो है सामने आ गया था, कौन सी यही हुआ था कि एक प्राइम मिनिस्टर को जो है एंड पे जब तक इनको चैन नहीं आया एक काम पे जो है निकाल दिया गया। उसके बाद मेरा ख्याल है जब इमरान खान साहब को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो अब समझ आती है कि जब वो सियासी इंतकाम ले रहे थे, आज जो रोना धोना शुरू किया हुआ है, हमारे लोगों को जेलों में डाला गया था, हमारी लीडर को मरियम नवाज साहिबा को अपने बाप के सामने जो है जेल में डाला गया था। हालांकि वो तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व ही नहीं थी, हम तो शायद पॉलिटिकल कारकुन हैं। हमारे ऊपर FIR कटी थी, हमारे पे मुकदमे हुए थे। हमारे ये शौकत बसरा साहब उसी इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। शायद मेरे खामन को जो है रातों रात FIR काट के जो है जेल में लेके जाने की कोशिश की गई। हमने तो इतना रोना पीटना नहीं डाला, हमने तो पार्टी छोड़ी नहीं। जो इमरान खान साहब चाहते थे कि हम मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी छोड़ दें। अब जो है सिर्फ रोना धोना इस बात पे है कि जी कोर्ट्स ने एक फ़ैसला कर दिया है, और कोर्ट्स ने ये फ़ैसला किया था कि रिज़र्व सीट्स किसको जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया था, ये डिसाइडिंग अथॉरिटीज़ हैं, यही इलेक्शंस कंडक्ट करती हैं। अब ये कह देना कि वो किसी की साइड ले रहे थे और अब जो है वो इलेक्शन अनफेयर हो गया है क्योंकि ये हार गए हैं, ये तो कोई नई चीज़ नहीं है ना बसरा साहब के लिए या इनकी पार्टी के लिए। ये तो अब दोबारा वो कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि रिजर्वेशंस जो भी हैं, जो भी हारने वाली पार्टी है उसको रिजर्वेशंस होती हैं,
ना वो पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करते हैं, ना उनका लीडर अगर जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे वो अपनी लॉबियस्ट हायर करके जो है रेजोल्यूशंस पास कराते हैं, ना वो जो हैं ऑपोजिशन जो जिस तरह पंजाब में बिलो द बेल्ट रिमार्क्स देती रही, मैं भी और शौकत बसरा साहब खुद भी प्रोविंशियल असेंबली के जो हैं वो मेंबर रहे हैं, बिलो द बेल्ट नहीं जाते थे जब वो किसी और पार्टी में थे। तो ये जो सारी चीज़ें और हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, मेरी नज़र में भाई ये इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि वो डेस्परेशन नहीं हो जाती कि बस अब जो है बस हमारी मर्जी का फैसला आए और हम उस पर वो भी जो है एक इदारे को प्रेशराइज करें। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा आप लोगों को कबूल होगा, मतलब आपको इसके ऊपर मतलब डेफिनेटली जो अदालती मामला होंगे वो तो करेंगे, लेकिन उसके ऊपर एतमाद का इजहार भी करेंगे। मेरे इसमें सिर्फ एक बात करूंगी, देखें ना तो इलेक्शन कमीशन ने जब इनका सिंबल छीना वो हमारा फैसला था, ना जब रिजर्व सीट्स हमें दी गई सारी पार्टीज में बांटी गई वो ना हमारा फैसला था। ये फैसले आइन और कानून के मुताबिक आइन और कानूनी इदारों ने किए हैं, तो प्लीज़ फिर हम जो है इनकी रिजर्वेशंस तो हो सकती हैं जो इलेक्शंस की हैं, हमारी रिजर्वेशन कैसे हो सकती है जब फैसला ही हमारा नहीं है। चले फेयर इनफ के मतलब आप लोग उसके ऊपर एग्री होंगे, जो भी फैसला आएगा उसको कबूल करेंगे। रजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्टेक होल्डर है, हुकूमत में भी आपके वोटों से हुकूमत कायम है, इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, डेफिनेटली आपको भी कुछ नंबर्स में आपके भी नंबर्स कम होंगे, और इसके साथ साथ नेशनल असम्बली में अगर बात करें 2/3 का जो एक गोल्डन नंबर है हुकूमत के पास वो भी चला जाएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इस पूरी सूरत हाल पर? थैंक यू। देखें, वो मुनीर न्याजी साहब का शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मराने का शौक भी सी। अभी जब हम पूरी लाइव हियरिंग देख रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, इससे बहुत से फ्लॉज नजर आ रहे हैं। नंबर 1 फ्लॉ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं ये कहा था कि पीपल्स पीटीआई जो है बल्ले का निशान जाने की उसकी आईनी कानूनी वजह थी कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। कहीं ये नहीं कहा उन्होंने, और बड़ी वजाहतें भी आई, और यहाँ तक कि एक जज ने जो अपना खत लिखा उसमें भी उन्होंने लिखा है कि पीटीआई एक आजाद हैसियत में बगैर सिंबल के इलेक्शन लड़ सकती थी। अब ये इनकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये इतने बड़े मशहूर वकील हैं, बसरा साहब खुद हैं, सलमान राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, इनको क्या इलेक्शन के लॉज, इलेक्शन के प्रोसीजर नहीं पता? बल्कि इस टाइम पे पूरी लीडरशिप ही वोकला की थी जो पूरी मामला देख रही थी जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं। मतलब इनको इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग देगा? किसको देता इलेक्शन? किसी साथी जमात को इलेक्शन में ट्रेनिंग देता? पहले इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अरसे से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने का एक तरीका होता है, उसका फॉर्म भरने का एक तरीका है। अब जब हर इलाके से, मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ, प्रैक्टिस ये है कि जब हर इलाके से एक हल्के से उम्मीदवार फॉर्म जमा कराते हैं किसी पार्टी के, तो हमेशा 2 या 3 उम्मीदवार फॉर्म जमा कराते हैं। वो इसलिए होता है कि जिसकी स्क्रूटनी पास हो जाए, जो फेवरेबल कैंडिडेट है, अगर उसकी स्क्रूटनी किसी तरह से रुक जाएगी तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे। आखिर में वो दोनों अपने उम्मीदवार अपने फॉर्मों में यही लिखते हैं कि मेरा ताल्लुक फला पार्टी से, लिख देते हैं। जब स्क्रूटनी हो जाती है तो पार्टी एक लेटर देती है जिसको टिकट कहा जाता है। वो टिकट का जो मकसद है ना, वो कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि उस टिकट की अगर आप आखिरी लाइन पढ़ें तो उस आखिरी लाइन में लिखा हो तो उसका टिकट देने का मकसद ये होता है कि ये कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट है, अब इसको आप पार्टी सिंबल अलॉट कर दें। तो पार्टी सिंबल अलॉट करने के लिए वो लेटर दिया जाता है जो इस वक्त अदालत में सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जा रहा है, उसका और कोई हैसियत नहीं है। और दूसरा कैंडिडेट जो है, क्योंकि वो पार्टी टिकट का सिंबल नहीं जमा कराता, वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन जाता है और कवरिंग कैंडिडेट कहलाता है। उस लेटर की हैसियत ही उस वक्त जब आपका सिंबल ही नहीं है, जिस पार्टी का सिंबल ही बवजूद अदालती फैसले और इनकी अपनी कोताही की वजह से जा चुका है, तो क्या इनको इतना नहीं पता था कि उस लेटर की कोई अहमियत नहीं है? तो ये सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, या ये कहते कि हम सब पीटीआई के उम्मीदवार हैं और हमारा निशान कुछ भी हो, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, असेंबली में जाते हैं मेंबर। इन्होंने वो भी नहीं किया। दूसरी जो गलती हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम देख रहे हैं, जो आज नजर आ रही है कि जैसे आज जस्टिस मंदोखेल साहब ने जिक्र किया अली मोहम्मद खान साहब के फॉर्म का, उन्होंने तो जहां फॉर्म में पार्टी का जिक्र करना होता है वो जगह भी खाली छोड़ दी है। तो ना उनका पार्टी का टिकट लगा हुआ है, ना उन्होंने फॉर्म में लिखा है कि मैं पीटीआई का हूं। अब अगर ये लकूना अली मोहम्मद खान साहब की वकील है, अब मुझे बताएं ना, क्या हर उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन लेक्चर देता है? कहां होता है ऐसा? नॉमिनेशन फाइलिंग करते हुए ऐसा कहाँ हो रहा होता है? चले बसरा साहब से इस पे जवाब ले। बसरा साहब बताएं जो गलतियां की हैं, जो रजा साहब भी बात कर रहे हैं, और इसमें मैं एक चीज और भी ऐड कर दूं। जी रजा साहब कंक्लूड कर लूं कि कंक्लूजन ये है कि उसके बाद इनसे मेजर गलतियां हुई हैं, सियासी फैसले गलत हुए हैं,
इन्होंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसका उम्मीदवार खुद इंडिपेंडेंट था, और वो अदालत में साबित हो रहा है कि उन्होंने खुद 3-3 एफिडेविट और 2-2 तो पार्टी टिकट जमा कराए हैं। तो अपनी गलतियों पे नजर डालें ना। वो पीरजादा कासिम साहब का शेर है ना कि अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। तो ये एहतजाज करना, ये शोर करना आईनी नहीं था, फला नहीं था, ढिमका नहीं था, बिल्कुल आईनी कानूनी मामला है। आपकी अपनी कोताहियां हैं, आपकी सियासी नाबलदगी है कि आपको नहीं पता था कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, आपके उम्मीदवारों को फॉर्म भरने का तरीकाकार नहीं पता था, और आप उम्मीद करते हैं कि आपको डिक्टेशन दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, लेक्चर दिए जाए। चले बस साहब, ये इन सवालात का भी जवाब दीजिएगा। बाकी सेकेंडली मौलाना के साथ पॉलिटिकल अलायंस आप लोग बना रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो भी आपके साथ नजर नहीं आए। उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद की है। एक तो मौलाना के साथ सियासी रवाबित, दूसरा मौलाना भी आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है इन मामलात पर। देखिए, मैं पहले ये मौलाना साहब वाले सवाल का जवाब दे लूँ। आज जो कंडक्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब के वकील का उसके अंदर था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरी ज़ाती राय पार्टी में ये होगी कि अब हमें इनके साथ अलायंस में नहीं जाना चाहिए। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे थे, उन्होंने इतने इल्ज़ामात लगाए और इतने ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाए किस पे, इलेक्शन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट पे, इस्टेब्लिशमेंट पे। और आज यकायक अचानक क्या हुआ कि उनके वकील साहब अंदर जाके कहते हैं कि हम वो तमाम जो आर्गूमेंट्स इलेक्शन कमीशन का वकील कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी सीटें मिली हुई हैं। यानी कि आप ये देखिए कि जो सीटें हम लोग जीत के आए हैं वो किन में डिवाइड हुई हैं, जिनकी सीटें नहीं है, और मौलाना साहब की जमात की बेनिफिशियरी है। मेरी जब पार्टी आप ये कह रहे हैं मौलाना दोनों जानिब खेल रहे हैं, दोनों जानिब खेल रहे हैं। जो आपने स्टीयरिंग कमेटी बनाई है मौलाना से मुज़ाकरात TOR तय करने के लिए, मुअत्तल हो जाए सारा मामला, ना चले आगे मौलाना दोनों जानिब। देखें एक सवाल का जवाब जामी साहब, दोनों जानब की मैं तो एक जानब की बात, अरुण साहब प्लीज आप जरा टर्न पे बात कीजिएगा। मैं दोनों जानब की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक जानब की बात कर रहा हूँ। जो आज उनका कंडक्ट है वो कहाँ चला गया कि पाकिस्तान का फ्रॉड तरीन इलेक्शन है, पाकिस्तान का सबसे ऐसा इलेक्शन है जिसमें वोट डाले नहीं गए, जहाँ पे असम्बलियाँ खरीदी गई हैं, अरबों रुपए लगाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से आज तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपने मौक़िफ़ की नफ़ी की है। जब हमारी राय लीजिए, क्योंकि अभी ये आज स्टेटमेंट आया है, इसके ऊपर हमारी पार्टी ने बल्कि वफद भी बना दिया था उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन आज के बाद अगर पार्टी मेरी राय पूछेगी तो हमें सबसे पहले उनसे क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए कि आप एक तरफ कहते हैं कि ये फ्रॉड इलेक्शन है, ये धांधली वाला इलेक्शन है, ये कहते हैं कि 1971 से भी बुरा इलेक्शन है, तो मुझे बताइए तो फिर ये दो तरह के मौक़िफ़ तो नहीं चल सकते। दूसरी बात, जामी साहब, रजा हारून साहब मेरे भाई हैं और मैं कम अज़ कम पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं समझ रहा था हो सकता है कि वो एक जमहूरी आदमी होने के नाते कोई अच्छी बात करेंगे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। रजा हारून साहब को नहीं पता, रजा हारून साहब तो खुद गुजरे हैं, ठीक है, एक कंडक्ट पार्टी का जो भी था, लेकिन जो जुल्म सितम उनके साथ हुआ उससे वो गुजरे हुए हैं। उनको नहीं पता कि आज इमरान खान 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके रजा हारून साहब, आपकी पीपल्स पार्टी MQ क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपका सारा मैंडेट जाली है, आपके सब लोग हारे हुए हैं। और MQM क्या कहती है, पीपल्स पार्टी वाले लोग हारे हुए हैं, इनको छोड़ दें। काकड़ साहब जो इलेक्शन करवाने आए थे, काकड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर मैंने फॉर्म 47 की कहानी खोल दी तो कुछ शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उससे आगे चलें, पीपल्स पार्टी कह रही है, अब उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने कहानी ना खोली काकड़ साहब ने, तो हम कहानी खोल देंगे। तो मेरे भाई सबको छोड़ दें। एक और बात, हमारे लियाकत चट्टा साहब कमिश्नर थे रावलपिंडी के, निजामी साहब बहुत अहम बात कहने लगा हूं, जिनने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, 13 सीटें थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार हूं और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है और मेरे साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार हैं। तो आज हमने तो मुतालबा किया है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से, क्या लियाकत चट्टा साहब को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, किधर चले गए, उनको तलब करें। पूरी कोर्ट बैठी हुई है, फुल कोर्ट, उनको बुलाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो सारे मामला हो रहे थे बस साहब, जब ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ज़ेर समाअत थे, उसमें आपकी पार्टी निशान हो, उसमें ROs का मामला हो, तो उस टाइम सारा प्रोसीजर होकर ही इलेक्शन हुए थे। आज उसके हवाले से माजी को पूरी जो फैसले हैं उस पर ही मतलब बात हो रही है। ठीक है बाइज़ा साहिबा, आप ये बताइएगा, मौलाना के हवाले से मतलब काफ़ी अभाम पाया जा रहा है, किसी जगह वो आपके साथ खड़े हुए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आपकी समहाउ जो है मौक़िफ़ की तायीद करते हुए नजर आ रहे हैं,
लेकिन बाहर जो है पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो मौलाना के साथ भी फाइनल बातचीत हो पाएगी, आप लोगों की मना पाएंगे उनको? देखिए, इससे पहले कि आई कैन आंसर योर क्वेश्चन, देखें बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किए हैं मेरे भाई ने पीपल्स पार्टी से। मुझे लगता है कि वो उनका जवाब देना बड़ा इम्पोर्टेंट है एज फार एज द पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ इज कंसर्न, जो पीटीआई की है। या तो ये मान लें कि ये लोग जो हैं सहूलतकारी से आए थे पिछली दफ़ा इलेक्शन में, और सीटें इन्होंने पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से छीनी थी, और फिर इन्होंने इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इनको कोई आइडिया नहीं है, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि हम तो रिजर्व सीट्स पे आते हैं तो हमें भी पता है इन चीज़ों का। सम बेसिक क्वेश्चंस के इलेक्टोरल निशान क्या होता है, कौन सी पार्टी एफिलिएशन कैसे दिखानी पड़ती है इलेक्शन से पहले, पार्टी इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर मेंबर को भी पता और हर पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है। हाँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता होता जिसके लीडर इमरान खान साहब जैसे होते हैं, जो जल्दी में हड़बड़ में अपने कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उनको पता है हमने इलेक्शन जीत के भी आ जाना है, हमने असेंबलियों में भी आ जाना है। वो तो अनफॉर्चुनेटली नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई पार्लियामेंट में, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया। तो पॉइंट ये है कि ये चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर गलती खुद करते हैं तो आप कैसे एक इदारे के सामने जो है विक्टिम बन के खड़े हो जाते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई। जब गलतियां आपकी अपनी हैं तो उनको सुधारने के बजाय आप कह रहे हैं कि वो दूसरे इदारों की गलती है या इदारों पे आप प्रेशर डालते हैं। ये टैक्टिक्स तो इमरान खान साहब के खुद रहे हैं कि वो अपनी गलतियां मानने के बजाय इदारों पे प्रेशर डालते हैं, या तो वेदर इट इज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस, वेदर इट इज़ द पार्लियामेंट, वेदर इट इज़ द इलेक्शन कमीशन और द सुपीरियर जुडिशरी। बात यह है कि ये काम बंद होना चाहिए। आप आईनी कानूनी तरीके से अपनी जंग लड़ें और प्रूव करें कि आप इलेक्शन हारे हुए हैं, और तब या आप जो है कानूनी तरीके से, लेकिन आईनी और कानूनी तरीके वाली जो जंग है वो 2017-18 में आप भी देख चुके हैं। उस टाइम आप भाई एक मिनट सुन ले मैं आप नहीं वो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे थे जिनको बहुत से इल्जामात के बाद इकामा पे निकाला गया। बात ये नहीं है, बात मैं इनकी जो कर रही हूँ वो है एक जो कैंडिडेट है एंड पार्टी इलेक्शन जो हैं इनके अपने जो होने थे वो ये बेसिक चीज़ें नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि कोट एंड कोट ये एक जमहूरी पार्टी नहीं थी जिनको ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं की उन्होंने कि क्या, या तो ये इन्होंने अप्लाई करना इनको आता था, ये भाग गए, या ये इन्होंने जो भी किया, या फिर इनको अप्लाई करना नहीं आता था। दोनों में से एक बात मान लें। कोर्ट भी पूछ रहा है, कोर्ट में भी जो आजकल हेयरिंग हो रही है, आई एम ऑफ द व्यू भाई वो बार बार पूछ रहे हैं। बुसवासे साहब लेट मी कंप्लीट। आपने अपना टाइम साथ नहीं दे रही आपकी बात माजरत के साथ जी अच्छा ठीक है। बस साहब यू आर नॉट लेटिंग मी कंप्लीट। बात ये देखें, गलतियां खुद करें और इल्ज़ाम किसी और को ठहराएं, ये तो पुराना काम है इमरान खान साहब का। तो ये चीज़ एक्सपोज हो रही है। दूसरा मैं बसरा साहब को रिमाइंड कराना चाहूँगी, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ कि पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोई कह रहा है, कोई लीडर आके कह रहा है हम लीडर हैं, कोई कह रहा है हम लीडर हैं, कोई कहता है हम जेल में गए थे, कोई कहता है हमने पार्टी नहीं छोड़ी। तो आई थिंक दैट बसरा साहब पार्टी नीड्स टू डिसाइड कि भाई हमारे अंदर क्या लीडर कौन है, क्या हम आपस में इकट्ठे हैं कि नहीं है। क्योंकि पीपल्स पार्टी पे भी क्राइसिस आए, पीएमएलएन पे भी क्राइसिस आए, हम लोग जुड़े रहे, हमें पता था हमारा लीडर कौन है। इतनी अंदर लड़ाइयाँ नहीं होती थी कि हम टीवी पे आके लोगों को बताते फिरे कि हम लीडर हैं और दूसरे। सब मैं ये कह रही हूँ कि ये एक और गलती करने जा रहे हैं। चले आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पार्टी इदारे को लेकिन अभी भी कुछ सीख लें। हम देख रहे हैं जो आपके साबिक वजीर आजम हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के जो आपने बजट पेश किया है रज़ा साहब, उसमें काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और साथ में ये कहा है कि बजट जो है अवाम पर सारा बोझ डाल दिया गया है। आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन बाद में आप लोग मान गए। तो इस जो सारा बोझ डाला है अवाम पर, इस पर आपको किस तरह एतमाद में लिया हुकूमत ने कि आप लोग राज़ी हो गए? मैं उस पर आने से पहले शौकत बसरा भाई मेरे बड़े जबरदस्त भाई हैं, दोस्त हैं मेरे, और हम दोनों जो ग्रास रूट के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, बेसिकली रहनुमा नहीं है। बसरा भाई और मैं जो है ना, और माइजा बीबी, हम लोग तो ग्रास रूट पॉलिटिकल वर्कर हैं।
दो सवाल बड़े अहम हैं जो मैं बसरा साहब की उसके लिए छोड़ता हुआ जाऊंगा कि नंबर एक तो ये बताएं ना कि इनका वकील क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये पिटिशनर क्यों नहीं है इस केस के अंदर। ये मेन पिटिशनर ही नहीं है पीटीआई, तो पीटीआई का सारा केस डिस्कस हो रहा है, पीटीआई वहां है ही नहीं पिटिशनर। ये भी कितनी अजीब बात नहीं लगती है, ऐसा ही होना चाहिए। भी है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है ना, कोर्ट ने ये पूछा भी है। नहीं सर नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं आदिल भाई, ऐसा नहीं होता, इतना नहीं चलती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अलग पार्टी है, पीटीआई अलग पार्टी है। पीटीआई एग्रीव्ड पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एग्रीव्ड पार्टी नहीं है। उसको तो एक भी सीट नहीं थी, वो तो बेनिफिशियरी है। तो अग्रीव पार्टी अगर कोर्ट में नहीं खड़ी हुई और सारा डिस्कशन ही उस पर हो रहा है, तो अग्रीव पार्टी को सोचे ना कि वो क्यों नहीं खड़ी हुई। नंबर एक बात ये। नंबर टू बात ये, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूँ केस के हवाले से। देखें, इनके दो मेंबरान जो हैं वो अभी भी असेंबली में पीटीआई के, उन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी। आप बताएं कौन से दो हैं? एक बैरिस्टर गौहर साहब है, एक गुरु साहब। उन्होंने तो पार्टी, उन्होंने तो ऐसे ज्वाइन की, और एक चेयरमैन एक सेक्रेटरी जनरल है। तो जब दो हो सकते थे तो 80 क्यों नहीं हो सकते? 80 क्यों नहीं हो सकते? जब दो उस तरह खड़े हो सकते थे, पीटीआई में है ना अभी वो दोनों, तो 80 लोग क्यों नहीं हो सकते थे भाई? इसका मतलब है कि ये सब इनसे प्लानिंग में गलती हो गई है, गलत फैसले हो गए हैं। अब ये गलतियां लेकर पहुंचे वहां पे। कुछ नादान दोस्त होंगे, उससे अच्छे इनके पास कोई दाना दुश्मन होते तो अच्छे होते, क्योंकि नादान दोस्तों ने गड़वा दिया इनको। मैं तो आपसे बिल्कुल सीधी सी बात कर रहा हूँ ना, दो मेंबरान अभी पीटीआई के ओहदेदार पीटीआई के असेंबली में मौजूद हैं, तो बाकी क्यों नहीं हो सकते थे? कोई ना कोई आपस में साजिश हो गई कि इनके अपने अंदर कोई गेम हो गया। अभी तो इनको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जहां तक बात आपकी बजट की है, देखिए बजट के हवाले से जो पॉइंट रेस किए जाने थे वो रेस किए गए। ये बजट बड़ा सेंसिटिव है, इसमें यकीनन बिल्कुल ज्यादती हो रही है सैलरीड क्लास के साथ, मिडिल क्लास के साथ, वर्किंग क्लास के साथ। लेकिन इसके साथ साथ जो कौमी सतह के मामलात हैं, माशी और IMF का जो प्रेशर है, आपकी वो भी पोजीशन है ना। हम उस पोजीशन को भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि जी IMF से पैसे मिल रहे हैं तो आपकी डिक्टेशन तो शायद लेना ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन जहां मैं आपको जाती राय बता सकता हूं कि जहां सैलरीड क्लास पे इतना प्रेशर डाला, वहां जिन सेक्टर्स को उन्होंने रिलीफ दी है, वो मैं समझता हूँ ज्यादा तकलीफ दे लोगों के लिए, कि जो सेक्टर्स रह गए, रिटेल के ऊपर नहीं लगा सके, रियल एस्टेट के ऊपर हो गया, एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं कर सके। ये तमाम चीजें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए थी। अब भी बजट पास होने के बाद भी मिनी बजट के जरिए या दोबारा इसको रिकंसाइल करते हुए मैं समझता हूँ कि जो बोझ है उसको सैलरीड क्लास पे डालने के बजाय, आम लोगों पे डालने के बजाय, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, वर्किंग क्लास फैमिलीज पे डालने के बजाय, गरीबों पे डालने के बजाय उसको बैलेंस किया जाए, उसको स्प्रेड किया जाए रियल एस्टेट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, और अपना जो रिटेल सेक्टर है जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, उसको उसमें ला करके इसको, वरना ये एक आम आदमी जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल पिसी है, और इस बजट से कोई अच्छी शोहरत नहीं होगी, ना आवाम के अंदर इसकी पजीराई होगी, इससे मुश्किलात में इजाफा होगा। मुश्किलात में इजाफा होगा, बल्कि हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी भी एहतजाज करने जा रही है, ताजिर भी एहतजाज कर रहे हैं, पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है उसने भी एहतजाज कर रखा है। प्रोग्राम में अभी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद ये एहतजाज जो हो रहा है इसको हुकूमत कैसे डील करेगी और क्या इसमें तरामीम हो सकती है बजट में, अब भी इस पर बात करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं बजट के बाद जो महंगाई की लहर है। अपोजिशन सियासी जमातें इस पर एहतजाज करने का इरादा रखती हैं। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया है। 12 जुलाई को यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। इसके साथ साथ पेट्रोलियम एसोसिएशन ने भी 5 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। ताजिर तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, सरापा एहतजाज हैं बिजली के बिल्स, टैक्सेस और बजट के खिलाफ। माइजा साहिबा, जो एहतजाज हो रहा है, अभी मेरे मरियम नवाज साहिबा की एक ट्वीट मेरे सामने है जिसमें वो कह रही हैं कि आपकी दवाई, आपकी रोटी, आपकी बिजली महंगी होने से सिर्फ इस हुकूमत को फ़र्क पड़ता है जो आपके वोट से इक़्तिदार में आई हो। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आई हुकूमत कभी आपकी खैर खा नहीं हो सकती। ये मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है जो उन्होंने 20 अक्टूबर 2020 को किया था। तो अब जो अपोजिशन है मौजूदा, वो भी इसी नोयत की बात कर रही है। अब जो एहतजाज होने जा रहा है इसको कैसे डील करेंगे, कैसे आम आदमी को रिलीफ देंगे? देखिए, मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आपने बता तो दिया पिछले वाला, तो आप को मैं ये भी याद दिलाती चलूँ, अभी इन नियर फ्यूचर मरियम नवाज साहिबा ही ऐसी चीफ़ मिनिस्टर हैं जो डे आफ्टर डे जो है ऐसे इक़दाम कर रही हैं जिससे आम आवाम को जो है डोर स्टेप पे रिलीफ मिले।
या आम आवाम को जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं जिससे जो है आम आवाम का फ़ायदा हो। ये पहले हुकूमत बुज़दार साहब की थी जिन्होंने कन्वीनियंटली 5 साल के अरसे 3-4 साल के अरसे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय ये कि वो दफ्तर शायद आ जाते, तशरीफ़ ले आते थे और एहसान कर देते थे काम पे। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर 100 दिनों में उन्होंने 100 प्रोजेक्ट्स लेके आई हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवा रही हैं और रिलीफ भी लेके आ रही हैं फौरी तौर पे एट द डोर स्टेप ऑफ द मैसेज, मैं ये समझती हूँ कि काम जारी है। लेकिन मेरे भाई ने अभी बात बड़ी इम्पोर्टेंट की कि हमारे ऊपर एक IMF का प्रेशर है। IMF ने बहुत सी कड़ी शर्तें डाली हैं और मैं ये समझती हूँ कि ये हुकूमत पे में आना कोई आसान काम नहीं था। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये बात कब तक कहेंगे हुकूमत में आना आसान नहीं था? PDM हुकूमत थी आपकी, उस टाइम भी आपने कहा हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल दाव पर लगाकर जो है ये 16 माह की हुकूमत की है। अभी आपको एक मैंडेट मिला, अब भी आप वही बात करें, कब तक ये इस तरह के जवाब देंगे? क्योंकि एक आम आदमी को तो रिलीफ चाहिए और हम देख रहे हैं बहुत से कौमी सीनियर लीडरशिप थी आपकी। मियां साहब बाहर से पाकिस्तान आए थे, कहा गया कि वो पाकिस्तान के आके मसाइल हल करेंगे, लेकिन आवाम को उस तरह से रिलीफ तो नहीं मिल रहा। रिलीफ देखें, आप 100 दिन हुए हैं हुकूमत को आए हुए और आप कह रहे हैं कि हम एक इंस्टेंट एक रेवोल्यूशनरी चेंज रिलीफ ले आए जो 3 साल के अरसा में इमरान खान साहब की पार्टी ने बड़ा गलत किया है, जो अपनी पार्टी संभाल नहीं सकते थे। 16 माह, आप चाहे 16 माह को ऑन कर लें, अगर हम इस चीज़ को ऑन करें कि मियां नवाज शरीफ का जो अरसा हुकूमत है एज प्राइम मिनिस्टर वो स्मूथ सेलिंग चल रही थी, चाइना इन्वेस्टमेंट करने लगा था, तो दरमियान में इमरान खान साहब ने धरना दे दिया। एक होमवर्क एक पास्ट है ना कि जब भी इस मुल्क में कोई थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होने लगती है तो इमरान खान साहब अपनी कोई टांग अड़ा देते हैं जिसकी वजह से जो है मुल्क स्मूथ सेलिंग में नहीं चलता और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। अगर पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे रही है तो इसलिए दे रही है ना कि मुल्क का कोई ना कोई किसी डायरेक्शन पे तो चलना शुरू हो जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर IMF की कड़ी शर्तें आज हैं तो मेरा ख्याल है अगले साल नहीं होंगी। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि इसको स्प्रेड ओवर कर देना चाहिए, तो आई एग्री विद हिम कि इसको थोड़ा स्प्रेड ओवर कर देना चाहिए, लेकिन इट्स ऑलरेडी स्प्रेड टू थिन। बात यह है कि इवन जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं या जिम्मेदार हैं वो भी अपनी पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ा कड़ा वक्त है पाकिस्तान पे, इसमें जो है हमें ये टाइम मुश्किल से गुजारना पड़ेगा क्योंकि IMF की बहुत सी शराइत हैं जिनको हमें जो है उन पे शहबाज शरीफ साहब को बड़ी मुश्किल से हाँ करनी पड़ती है, दिल पे पत्थर रख के करनी पड़ती है, लेकिन और कोई चॉइस नहीं है। और हुकूमत को जो है संभालना आसान काम नहीं है, ये कोई पीस ऑफ केक नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वक्त जो है इस पर बहुत से लोग बहुत से अवाम के जो लोग हैं अवामी लोग जो एहतजाज करें, पर एहतजाज भी उनका बनता है, वो भी उनका राइट है, वो भी बड़ी मुश्किल में है। तो ये चीज़ें हुकूमत के लिए बहुत चैलेंजिंग है इस वक्त कि दोनों को बैलेंस करके चलना। तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। और एक और बात कर रही हैं, आप अभी जो बात कर रही हैं कि अपोजिशन जो आपकी है वो तो चाहूंगी। जी 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 हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं तो पार्टी नहीं हूँ उसमें, मेरा तो कोई स्टेक नहीं है मखसूस नशिस्तों में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बड़ी इम्पोर्टेंट एक जो है ऑब्जर्वेशन थी कल परसों की, आई थिंक हियरिंग थी जब कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, वन ऑफ द जजेस आई बिलीव कि क्या वाइज ये जो लोग एग्रीव्ड हैं जिनका असल मसला है वो तो सामने आते नहीं है, वो तो आके अपना केस जो है वो लड़ नहीं रहे, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का क्या जवाब बनता है? चलिए ये बसरा साहब से पूछ लेते हैं, बसरा साहब से इसका जवाब भी लेके, रजा साहब ने जो सवाल उठाए उसका जवाब भी लेते हैं। लेकिन रजा साहब ये बताइएगा, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक नहीं आपकी तरफ भी आ रहे हैं, बसरा साहब आ रहे हैं आपकी तरफ। अच्छा, आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जनाब कि इकॉनमी तबाह हो चुकी है और जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, ये सारा जो बर्डन है मलबा है उन पर भी पड़ता है। क्या कहना था उनका, पहले जरा ये सुन लें। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है, मुल्क की मईशत के लिए, बल्कि मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। आज इस मुल्क के नौजवान को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क छोड़कर चला जाए? कितना टैक्स और बढ़ाएंगे? अखराजात तो आप कम कर नहीं रहे, हुकूमत का साइज तो आप कम कर नहीं रहे। अगर आप
ने अवाम पे बोझ डालना था तो घर से शुरू करते। ये जो कुछ हुआ है ये सब कोलिशन पार्टनर भी हिस्सेदार हैं इसके अंदर, इस बोझ में हिस्सेदार हैं, अपने आप को इससे इस्तिस्ना नहीं दे सकते। ये जी आपने सुना साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं। रज़ा साहब बराबर के शरीक हैं आप लोग भी, ये ना हो कि वो 16 माह की हुकूमत में पीडीएम हुकूमत में आप लोग साथ थे, बाद में कहा सिर्फ वजारत खारजा के ज़िम्मेदार थे, बाकी हुकूमत सारी चीज़ें खुद जाने जब इलेक्शन था। तो अभी ऑन करेंगे क्योंकि आप लोगों के वोट से बजट पास हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो आपसे कहा फरमाया कि हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी पड़ेगी जिस तरह से टैक्सेस का भरमार हो गई है। मैं तो खुद आपसे कह रहा था। और देखें गवर्नमेंट करना शाहिद भाई को अच्छी तरह पता है गवर्नमेंट करने की क्या मुश्किलात होती हैं, क्या मजबूरियां होती हैं, और अपोजिशन में बैठ के बात करना बहुत आसान चीज होती है ना। लेकिन उसके बावजूद बीइंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी और अवामी जो रद्द-ए-अमल है मेरे पास भी है, वो यही रद्द-ए-अमल है जो आप बता रहे हैं। उसमें रीथिंक कर लेना, कुछ अरसे बाद बैठ के उसको रिविजिट कर लेना और चीजों को देख लेना। फिर दूसरी एक बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है जो कोई भी नहीं करता, वो ये है कि अवाम पे अगर आप टैक्सेस का बोझ डालते हैं ना, तो अगर उसके साथ आप सर्विसेज भी दे रहे हो ना उसी तरह, एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन, म्यूनिसिपल सर्विस, अगर आप ये सब उनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो आम कहते चले जी अगर आप उससे कुछ टैक्स ले रहे हैं तो गवर्नमेंट मुझे कुछ रिटर्न में दे भी रही है, तालीम दे रही है, सेहत दे रही है, मेरे बच्चों के मामला देख रही है, मुझे एक अच्छा माहौल दे रही है, जो कि टैक्स का बेसिकली टैक्स कलेक्ट करने का गवर्नमेंट की वजह यही होती है कि टू रिटर्न सर्विसेज। वहां भी हम देखते हैं कोई बेहतरी नहीं है, वहां भी बहुत खराबी है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है। और उसके साथ साथ ये जो आप बात करते हैं, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, या दीगर जमातों के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये जरूर बताएं आके, अपने अपने काउंटर प्रपोजल्स दें, या पीटीआई इवन है या पीटीआई एसआईसी जो भी है, ये भी हमारे शौकत बसरा भाई बैठे, ये लोग भी एक प्रपोजल बनाए ना काउंटर के, भाई आए चले बजट को फिर आप बैलेंस कैसे करें, चले यहाँ से अगर टैक्स हटाते हैं तो कहाँ ले आके बैलेंस कर दें। देयर हैज टू बी अ काउंटर प्रपोजल। सिर्फ आके ये कह देना, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि बजट बड़ी महंगाई, हर दफा 4-5 जुमले आदिल हरिंग ने कहने होते हैं, हर बजट के बाद कहने होते हैं, महंगाई है, गरीब की कमर तोड़ी, तो ये तो रटे हुए जुमले हैं। लेकिन अब चूंकि ऐसे वक्त में आप आके फंस गए हैं, IMF है, मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है, जो कुछ भी हुआ पीछे की गुफ्तगू बहुत ज्यादा करने से आप माजी में अटके रहेंगे ना। मसला हल करना है तो शाहिद भाई हैं, शौकत बसरा साहब की पार्टी है, दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, ये सब मिलके क्यों नहीं एक काउंटर प्रपोजल बना के मुस्लिम लीग के दोस्तों के पास जाते हैं, हुकूमत के पास जाते हैं, कहते हैं अच्छा जी देखें आपको ये रकम चाहिए ना, तो यहाँ से बैलेंस आउट हो जाए। तो लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड प्रोएक्टिव rather than just be reactive and playing the part of an opposition। उससे तो कोई फायदा नहीं होता, बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है जी, ये प्रैक्टिकल बने, प्रोएक्टिव बने। बस साहब क्या प्रपोजल्स होंगी आपकी हुकूमत को? आप देखें सियासी मामलात पे तो जवाब देते रहते हैं, बात करते रहते हैं, अदालतों में भी चले जाते हैं बहुत सारे मामलात को लेकर, लेकिन चलें एक आम आदमी का मसला है, अवाम का मसला है, क्या प्रपोजल्स हैं आपकी कि एक अच्छा बजट बन सकता है? अभी भी जिस तरह साहब कह रहे हैं चीज़ों को नजरसानी हो सकती है उसके ऊपर। आदिल, जो बीमारी की जड़ हैं, जिनकी वजह से महंगाई है, जिनकी वजह से बेरोजगारी है, वो तो ये जालसाजी के साथ उन्होंने हुकूमत पे कब्जा कर लिया है, और वो तो आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, आवाम ने तो उनको मुस्तरद कर दिया। तो ये IMF का बजट है और उनके IMF के मुलाजमों ने पढ़ा है। तो मेरे भाई, ये अब हालत ये है कि आपका कर्जा है $130 अरब, और पाकिस्तान की ये जो अशराफिया बल्कि बदमाशिया जो है, जो क्रिमिनल एलीट है, उनका $150 अरब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर ले गए हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो पाकिस्तान तरीके साहब ने वापस लेके आना था ना, वो मुराद सईद साहब के बयानात आपको याद हैं। आदिल भाई, मैं बताता हूं आदिल भाई, PTI की गवर्नमेंट आएगी, वो पैसे वापस आएगी, $100 अरब IMF के मुंह पे मारेगी, बाकी $100 अरब मुल्क की तरक्की में लगाएगी। वो तो आप लोगों ने लेके आने थे ना पौने 4 साल में। आदिल भाई, आपको मेरी बारी सवाल याद आ जाता है, दरमान में इंटरप्ट कर देते हैं, वो दोनों एक है, उनको आपने पूरा टाइम दिया है, बात कर लेने से मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। गुजारिश ये है कि ये लोग जो यहाँ से पाकिस्तान का माल लूट कर IMF का पैसा क्या गरीबों पे लगता है? ये IMF का पैसा उमरा पे लगता है। मियां नवाज शरीफ हो गए, आसफ अली जरदारी हो गए, MKM, जितने ये 3 का टोला जिन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका मारा है, इसमें इन पे लड़ाई इस बात पे होगी कि यार मेरा फलां कमीशन था, तुम खा गए हो, और ये लूट के सारा पैसा बाहर ले जाएंगे। आप मुझे बताइए, दुबई लीग साइन $11 खरब है, उसका कोई पता चला? तो बात की किसी ने? इन्हीं खानदानों का पैसा है। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बसर साहब, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल कंटिन्यू करें। आदिल भाई, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आप बोले। शौकत बसर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मेरे ख्याल से बसर साहब को नहीं जा रही, ठीक है, कॉल ड्रॉप होगी। अच्छा माजिद साहब, आप ये जो पैसों की बात कर रहे हैं, दुबई लीग्स की भी बात कर रहे हैं,
उनकी रिजर्वेशंस हैं, वो कह रहे हैं कि ये IMF का बजट है, तो क्यों आपने जो आपके इत्तेहादी थे उनको भी इत्मीनान में नहीं लिया और बजट पेश करने से पहले अपोजिशन से भी चले बातचीत कर लेते ताकि एक अच्छा बजट आ जाता, सबका कंसेंसस, सब ऑन बोर्ड होते उसके ऊपर? देखिए मेरे भाई रज़ा साहब ने जो बात की ना कि एक जो है ये मिफ्ता इस्माइल साहब वगैरह की जो पार्टी है, बात ये कि देखिए गुड कॉप बैड कॉप खेलना बड़ा आसान होता है। व्हेन यू आर आउट ऑफ द गवर्नमेंट या आप इलेक्ट होके एज अ पार्टी नहीं आ सकते, तो आप कभी आप मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ कर देते हैं और फिर कभी आप बजट की जो है वो बदतरीफ़ी कर देते हैं। आप एक साइड पे हो जाए ना, आप एक पार्टी हैं, आप पार्टी की तरह अगर आपने बिहेव करना है तो आप यू कम अप विद गुड रिकमेंडेशंस, क्योंकि एज ऑफ व्हाट आई नो मिफ्ता साहब भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, खाकान अब्बासी साहब का भी बिज़नेस का बहुत बैकग्राउंड है, तो मैं समझती हूँ कि कम अप विद ल्यूक्रेटिव टैंजिबल किस्म की सॉल्यूशंस अगर आप पार्टी के साथ, अपनी फॉर्मर पार्टी के साथ, अपने फॉर्मर लीडर के साथ सिंसेयर हैं, इंस्टेड कि आप फेंसेस के पीछे से बैठ के आप कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और कभी कह देते हैं कि पार्टी बहुत सही जा रही है, कभी और पार्टी अच्छी है, और कभी कह देते हैं हमने छोड़ दी क्योंकि पार्टी गंदी है या पार्टी इस तरह की है। सो यू कांट प्ले बोथ साइड्स। दूसरा ये है कि देखें बसरा साहब का जो कि अभी बात ख़त्म होगी, शायद उन्होंने पता नहीं वो कह रहे थे बजट के बारे में, मैं भी उनको भी यही कहती, आप कहते हैं बातचीत से मसला हल होना चाहिए, बातचीत से ज़रूर मसला हल होना चाहिए, डायलॉग के थ्रू डेमोक्रेसीज़ में मसला हल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी जो है जमहूरियत में यकीन करती PTI तो बातचीत करती, लीडर करते यकीन। तो मैं बसरा साहब अब मुझसे सवाल पूछिए हमने नटी, तो मैं ये कह रही थी कि बसरा साहब से पूछें कि क्या वो उनकी पार्टी सिंसेयर भी है बातचीत करने में, क्या उनके लीडर सिंसेयर भी हैं बातचीत करने में, या मुल्क को बदनाम करने के लिए कभी पनामा लीक्स को प्ले अप कर देते थे, उसका कुछ नहीं निकला, कभी जो है वो इस चीज को जो है कभी अपने पाकिस्तानी लॉबियस्ट को जो है वहाँ हायर करके एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। ये पाकिस्तान आपको बदनाम करने की टेक्निक। आदिल भाई अच्छा सब्र करें ना, सब्र करें, करना चाहते हैं पाकिस्तान को आप लोग अच्छा रहने देना, आप बात बंद कर लेना, आपने बहुत बात कर ली है, बहुत बात। जो लोग काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, मियां नवाज शरीफ हार गया, तो बातें सुने पाकिस्तान की सियासत की और भाषण में किस तरह दे रहे हैं। अच्छा मुझे बात करने दें, अब मुझे बात करने देना, आपने बात कर ली है। अच्छा बात यह है आदिल, बड़ा मुझे जब ये बात करते हैं ना कि जी हमने देखे जी हुकूमत आ गई, और कौन सी हुकूमत भाई? डॉक्टर यास्मीन राशिद से आपका वो जिनको बड़े सेरे बांध के लेकर आए थे अब लंदन से, वो हार गया, मरियम बीबी हार गई, तो आप लोग तो इस वक्त हालत ये है कि आज EVM पे इलेक्शन करा लें, आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, आपको पूरे पाकिस्तान से 17 सीटें मिलती हैं और कहते हैं हमसे मुज़ाकरात कर लें। किन से मुज़ाकरात कर लें? उनसे मुज़ाकरात कर लें जो अपनी मर्जी का वज़ीर ख़ज़ाना नहीं लगा सकते, जो 15 रुपये रेट कम करते हैं पेट्रोल का, और शाम को आके वज़ीर ख़ज़ाना कहता है आराम से बैठो 4 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा। ये हैसियत है। और बात यह है मेरे भाई, हम बड़ा क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि ये लोग जो हैं, अवाम इस वक्त खड़ी है इमरान खान के साथ। मैं सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ, 3 साल से तकरीबन ये हुकूमत में है, 1.5 साल ये PDM टोला रहा, 1 साल ये इनका इंटरिम गवर्नमेंट, इन्हीं के लोग थे जो इन्हीं के साथ हैं, आज 6 महीने से ये हैं। हालत ये है कि आज से 2-2.5 साल पहले पेट्रोल था 150 रुपये लीटर, दूध था 80 रुपये लीटर, आटा था 55 रुपये किलो, चीनी थी 70 रुपये किलो, ऑयल घी था 460 रुपये 2 किलो का, बिजली 16 रुपये यूनिट, गैस और औसत फी घर आता था 900 रुपये बिल। अब आदिल भाई हालत ये है, पेट्रोल 294 रुपये लीटर, दूध 200 रुपये लीटर, आटा 170 रुपये किलो, चीनी 160 रुपये किलो, ऑयल घी 1250 रुपये और बिजली का यूनिट 58 रुपये। लेकिन ये बस सब आप ये काउंटर आर्गुमेंट है इसके ऊपर कि यही अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो वो 2013 के फिगर्स देगी आपको, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो वो 2018 से पहले के फिगर देगी आपको, तो ये डॉलर 110 रुपए का था। अब आगे कैसे बढ़ना है? क्योंकि आज हमने देखा ख्वाजा साद रफीक साहब का बड़ा अच्छा था, उन्होंने कहा जी इक़्तिदार की जंग फैलते फैलते जंगल की आग बन गई है, मतलब एक आम आदमी उससे मुतासिर हो रहा है, आपकी इकॉनमी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ना वजह से मुल्क के जो हालात है आपके सामने है, तो अब आगे कैसे बढ़ना है? मुज़ाकरात नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आदिल आगे बढ़ने की सिर्फ एक ही सूरत है
ये जो पाकिस्तान के लोग, जो कोई सदर है, कोई वजीर आजम है, कोई वजीर आला है, जो वोटों से नहीं बने, जो फार्म 47 के जरिए मुसल्लत कर दिए, ये अपना लूटा हुआ माल पाकिस्तान से बाहर ले आए, पाकिस्तान में ले आए, तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरी बात, जब तक अवाम किसी इदारे के पीछे नहीं होगी, हुकूमत के पीछे नहीं होगी, आप जो मर्जी कर ले, मसाइल हल नहीं हो सकते। अवाम एक तरफ खड़ी है, ये जाली हुकूमतें एक तरफ खड़ी हैं, और इनको अवाम से क्या लेना देना। इनको ये पता चल गया है कि हमें तो फार्म 47 मिल जाना है, हम इलेक्शन लड़ने का फायदा नहीं, अवाम के पास जाने का फायदा नहीं। और आदिल, मैं आज आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं रजा साहब जरूरी है, हम जरदारी साहब रजा साहब का कमेंट ले लें, रजा साहब का एक कमेंट ले लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने का जी। ये जाली निज़ाम, जालसाजी की हुकूमतें 3 से 4 महीने के बाद ये निज़ाम नहीं होगा, ना ये असम्बलियाँ चल सकती हैं, ना ये जाली हुकूमत चल सकती है। आप अगस्त में देखिएगा होता क्या है, हालात आपके सामने होंगे। चलें रज़ा साहब, आपके सामने है जो सूरत हाल है। जिस तरह ख्वाजा साहब का मैंने आपको ट्वीट भी शेयर किया कि वो कह रहे हैं इक़्तिदार की जंग अब मतलब कह लें कि जंगल की आग बन गई है, मुल्क को मुतासिर कर रही है, आम आदमी को मुतासिर कर रही है। मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता जो है ना, वो मुज़ाकरात में तमाम कौमी पार्टियां जो है, नेशनल पार्टियां हैं, चाहे वो पार्लियामान में हो या पार्लियामान से बाहर हो, खासतौर पर जो बड़ी कौमी पार्टियां हैं, नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, पीटीआई है, उसमें पीटीआई बिल्कुल नेशनल लेवल की पार्टी है, कोई दोहराई नहीं है। मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लाम है, जमात इस्लामी है, और जो जमातें हैं इस तरह की, उन सबको मिलकर बैठना होगा। ये नहीं बैठेंगे तो नुकसान उठाएंगे, इंडिविजुअल भी नुकसान उठाएंगे, मुल्क को भी नुकसान होगा। और 3 चीजों पे बात कर लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात कर लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात कर लें, और चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन पे बात कर लें। इस पे बात करके तय कर ले मामला, सियासी तौर पे तय कर लें, इससे पहले कि कोई और तय कर जाए। कोई और भी तय कर सकता है ना, अभी आपके हाथ में, अभी ग्राउंड आपके पास है, आप खेलें इसके अंदर। मैं अभी तो ये कह रहा था कि भाई आप सब काउंटर प्रपोजल लेकर आए ना बजट के अंदर, और उसको काउंटर प्रपोजल के लॉबी करें, हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे। हम देखेंगे काउंटर प्रपोजल अच्छा है, किसी भी पार्टी की तरफ से आ रहा अच्छा है तो उसको आगे पेश किया जाए। जहां तक बात की बसरा भाई ने वजीर खजाना लगाते हैं, चले ये वो वजीर खजाना वाली बाजी में जो कुछ होता रहा सबके सामने है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी है, तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं इनको बैठकर आम पाकिस्तानी अवाम का सोचना होगा। आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।